अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, तो इसमें कंटेंट्स में हमारे पास क्या है कि सीक्वेंशियल सर्किट्स की बेसिक है और फिर दो टाइप के हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट या स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लैचेस और फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। तो हम इसमें अलग अलग टाइप के लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स कवर करेंगे और आज का हमारा जो गोल है वो यही है कि हम लैचेस के टॉपिक को कवर कर सकें और फ्लिप फ्लॉप भी हम देख सकें। एंड देन फिर एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट एंड सिंथेसिस का टॉपिक हम लेटर करेंगे। ठीक है, हमने एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट देखा है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट देखा है, तो इसी तरह एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट भी होता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर है हमारे पास 31 और इसमें हम कवर करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स की बेसिक्स। तो थोड़ा सा पेस को फास्ट रखेंगे। और सीक्वेंशियल सर्किट बाय डेफिनेशन तो सिंपली ये है कि इट्स अ कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस अ स्टोरेज एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, अ सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशनल सर्किट बट उसके पास कैपेबिलिटी होती है टू स्टोर या मेमोराइज। ठीक है, और मोर प्रिसाइज डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट को अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देयर मस्ट बी अ फीडबैक पाथ। आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में फीडबैक पाथ का मतलब यह है कि आउटपुट की तरफ से कुछ डेटा वापस जो है इनपुट की तरफ जा रहा होगा लूप बैक होके। ठीक है, अगर इसमें भी आप ध्यान दें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के ये जो साइड पे एरोज निकल रहे हैं, अगर मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो इन पे अगर आप ध्यान दें कि साइड से देखें जा रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, यानी जब ये जनरेट हो रहे थे तो मेमोरी में ये स्टोर हो गए और जब अगली आइट्रेशन आई तो ये यहाँ से मूव करके दोबारा से इनपुट की तरफ चले गए। तो ये चीज जो है ये फीडबैक बन रहा है कि कुछ आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो थे फीडबैक होते हुए वापस इनपुट बन गए उसी कॉम्बिनेशनल सर्किट के, लेकिन बाय पासिंग थ्रू अ मेमोरी एलिमेंट, क्योंकि मेमोरी एलिमेंट में स्टोर होगा तो ही ये अगली साइकिल के लिए आगे चल के इनपुट बन सकता है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट की प्लेन एंड सिंपल डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस स्टोरेज एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट। तो ये है कॉम्बिनेशनल लॉजिक, होगी कुछ ना कुछ इसमें और प्लस मेमोरी एलिमेंट। तो अब हमें बात करनी है कि इस कॉम्बिनेशन से तो हम फेमिलियर है, हमें बात करनी है इस मेमोरी एलिमेंट पे कि मेमोरी एलिमेंट क्या होता है या स्टोरेज एलिमेंट्स क्या होता है। तो हमारे पास मेमोरी एलिमेंट अगर इन जनरल बात की जाए से यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम मौजूद है मेमोरी एलिमेंट कहने से। तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इसका एक इनपुट है से कमांड और एक इसका आउटपुट है वो है स्टोर्ड वैल्यू। राइट साइड पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है और ये टेबल है करेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, इसको ट्रुथ टेबल नहीं कहेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट में ट्रुथ टेबल नहीं होता। कॉम्बिनेशनल में जो टेबल बनाते हैं उसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, सीक्वेंशियल में जो बना रहे हैं हम उससे करेक्टरिस्टिक टेबल कह रहे हैं और आगे चल के एक और चीज आएगा उसे हम स्टेट टेबल कहेंगे। तो ये टेबल जो है ये कहला रहा है करेक्टरिस्टिक टेबल। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अगर आप कॉलम्स को ध्यान दें तो सबसे पहला जो कॉलम है वो चीज है आपकी कमांड या इनपुट जिसे हम कह रहे हैं इसका, और जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है वो है एक्चुअली इसका आउटपुट। ठीक है, और जो सेंटर में कॉलम है वो है इसकी प्रेजेंट स्टेट या करंट स्टेट। ठीक है, यानी ये हो सकता है मेमोरी एलिमेंट है ना, तो इसके अंदर कुछ भी अगर मैं अप्लाई ना करूं तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू टी और क्यू टी प्लस वन का वर्ड यूज किया गया हुआ है। क्यू स्टेट के लिए यूज हो रहा है और टी का मतलब है प्रेजेंट स्टेट और टी प्लस वन का मतलब है यानी टाइम में प्लस वन, यानी अगला अगली आने वाली या नेक्स्ट स्टेट को कहा जा रहा है टी प्लस वन। ठीक है, तो क्यू टी और क्यू टी प्लस वन एक ही तरीके से कह सकते हैं कि एक ही डेटा है या एक ही आउटपुट कह लें या एक ही स्टोरेज की स्टेट है लेकिन अलग अलग टाइम पर। टी का मतलब है अभी क्या है और टी प्लस वन का मतलब है आगे क्या होगा। ठीक है, तो अगर इस टेबल को हम देखना चाहें तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी ये है कह रहे हैं कि एक तो कमांड कहलाती है हमारे पास सेट, और सेट का मतलब होता है मुझे आउटपुट पे वन चाहिए। ठीक है, सेट का मतलब ही होता है मुझे वन चाहिए, तो ये देखिए आउटपुट पे आ रहा है वन।
कह रहे डजेंट मैटर अभी क्या था, मैंने सेट कह दिया तो मुझे सेट चाहिए। डजेंट मैटर एक्स की जगह 0 था या 1 था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अगर सेट कह दिया तो सेट का मतलब है अब जो है 1 हो जाना चाहिए। सिमिलरली रीसेट का मतलब होता है 0। तो अगर मैंने रीसेट कह दिया तो डजेंट मैटर अभी या प्रेजेंट क्या था, लेकिन अब वो चेंज होकर क्या हो जाएगा 0 या रीसेट। ठीक है, सेट का मतलब 1 है, रीसेट का मतलब 0। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं मेमोराइज का कह दूं या नो चेंज। ठीक है, यानी अगर अभी 0 है तो अगर मैं इसको कहूँगा कि रिटेन रिटेन रखो, तो आगे भी ये मुझे अगली साइकिल में भी रिटेन रखता हुआ 0 ही दे रहा होगा। 0 था तो 0 ही दे रहा होगा, रिटेन में अगर 1 था तो 1 ही दे रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं जो मेमोरी एलिमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कि वो आउटपुट पे मुझे 1 दे दे, सेट करूं तो 1 आने लग जाए, रीसेट करूं तो 0 आने लग जाए, या मैं इन दोनों के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रीवियस स्टेट को रिटेन रखे, जिसे हम नो चेंज या मेमोराइज कहते हैं। ठीक है, ये एक जनरल मेमोरी एलिमेंट की हमने कैरेक्टरिस्टिक बयान की कैरेक्टरिस्टिक टेबल के थ्रू, कि उसमें सेट की ऑप्शन होना चाहिए, उसमें रीसेट का ऑप्शन होना चाहिए, उसमें रिटेन या मेमोराइज का ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करें। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि मेमोरी एलिमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मेमोरी एलिमेंट अभी हम आगे टाइप्स देखेंगे रियल। ये तो एक आपके सामने फर्जी मेमोरी एलिमेंट की बात की गई, अब हम रियल मेमोरी एलिमेंट बनाने की तरफ जाएंगे, और फिर उससे हम यही चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सेट कैसे होगा, रीसेट कैसे होगा और मेमोराइज कैसे। ठीक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। से डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ। डिवाइस विच कैन रिमेंबर वैल्यू इनडेफिनेटली और चेंज वैल्यू ऑन कमांड फ्रॉम इट्स इनपुट, वो मेमोरी एलिमेंट कहलाता है। ठीक, मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं आपके पास वो क्लॉक बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप ऐसे मेमोरी एलिमेंट हैं जो क्लॉक सिग्नल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एक, इसको क्वेश्चन है मोहम्मद तला। ठीक है तला, हैंड रेस कीजिए ताकि आप टॉप पर आ जाएं, और फिर मुझे आप, हाँ, मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप टॉप पर ही हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी तला कहिए। जी तला, आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। तलहा, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, क्या बाकी किसी को तलहा की आवाज़ आ रही है? ठीक है तलहा, तो फिर आप चैट बॉक्स में ही क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि आपका माइक भी काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप उसमें टाइप कर दीजिए। ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और क्वेश्चन तलहा आप तब तक टाइप कर दीजिए। तो मेमोरी एलिमेंट की बात कर रहे थे हम, कि फ्लिप फ्लॉप्स ऐसे मेमोरी एलिमेंट हैं जो क्लॉक सिग्नल पर ऑपरेट करते हैं। और क्लॉक यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम डिजिटल में काम कर रहे हैं, तो क्लॉक हमारे पास स्क्वायर वेव होती है, यानी आइडियल क्लॉक, जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होती हैं, कोई एंगल, कोई स्लोप नहीं होता, कोई ट्रांजिशन नहीं होती, सिंपल हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं। तो अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि इसको ब्रेक किया जा सकता है हॉरिजेंटल लाइंस में और वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो कहलाते हैं लेवल्स। ठीक है, लेवल्स ऑफ अ क्लॉक, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कहलाते हैं एजेस ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, एजेस ऑफ क्लॉक पल्स और लेवल्स ऑफ क्लॉक पल्स। ठीक है, लेवल की बात कर रहा हूँ तो अगर आप ध्यान दें, पल्स के अंदर कुछ लेवल ऊपर हैं, कुछ लेवल नीचे हैं, तो इसको कहा जाएगा हाई या लो लेवल। ठीक है, ऊपर वाला हाई लेवल कहलाएगा, नीचे वाला लेवल लो कहलाएगा। इसी तरह वर्टिकल लाइंस की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ लाइंस ब्लूज में है, कुछ लाइंस आपकी थोड़ी सी रेडिश है, रेडिश ब्राउनिश मरून जो कह रहे हैं। तो जो ब्लू वाली हैं वो वाले एजेस हैं जो ऊपर की तरफ से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, यानी दे आर फॉलिंग, फॉलिंग फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल,
तो इस एज को या तो हम फॉलिंग एज कहते हैं या फिर नेगेटिव एज कहते हैं। और जो दूसरा एज है जो 0 से 1 की तरफ जा रहा है या फ्रॉम लो टू हाई जा रहा है, उसे हम राइजिंग एज कहेंगे या फिर पॉजिटिव एज कहेंगे। ठीक है। अच्छा, सेट का मतलब ही यही है कि मैं आउटपुट को सेट करना चाह रहा हूँ। सेट का मतलब ही यही है कि QT+1 जो है वही 1 होगा। ठीक है, मैं उसे ही सेट करना चाह रहा हूँ। रीसेट का मतलब यही है कि मैं QT+1 को ही रीसेट करना चाह रहा हूँ, यानी मैं अगर उसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो अभी तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा उस पर कमांड तो वो चेंज होकर 1 हो जाएगा। सेट समझ लो एक मोड है। सेट मोड का मतलब ही यही है कि 1, और रीसेट मोड का मतलब है 0। और हमेशा मैं QT+1 की ही बात कर रहा हूँ जब मैं सेट या रीसेट करने का कह रहा हूँ। ठीक है, तो सेट का मतलब है 1, रीसेट का मतलब है 0। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था एजेस की। एजेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज। ठीक है, और लेवल भी दो तरह के होते हैं, हाई या लो। पॉजिटिव एज को हम राइजिंग एज भी कहते हैं क्योंकि ये 0 लेवल से 1 लेवल या लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जा रहा होता है। सिमिलरली हम नेगेटिव एज को फॉलिंग एज भी कहते हैं क्योंकि ये हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आ रहा होता है। एजेस पे बात करेंगे मोर जब हम फ्लिप फ्लॉप के टॉपिक पे आएंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा बता दिए गए कि क्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। तो मेमोरी एलिमेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लेवल ट्रिगर्ड भी होते हैं, एज ट्रिगर्ड भी होते हैं। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब ये है कि वो उनका जो ऑपरेशनल मोड है वो लेवल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, जबकि एज ट्रिगर्ड का मतलब है कि वो एजेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इन सिंपल वर्ड के अगर उनको क्लॉक प्रोवाइड की जाए लेवल ट्रिगर डिवाइसेस को, तो वो हाई या लो या हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जबकि एज ट्रिगर डिवाइसेस को अगर क्लॉक प्रोवाइड की जाए तो वो वर्टिकल लाइंस यानी एजेस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। और जो लेवल ट्रिगर डिवाइसेस हैं वो कहलाती हैं लैचेस, और एज ट्रिगर डिवाइसेस कहलाती हैं फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, एक पहला डिफरेंस ये आ गया कि लैचेस जो हैं वो लेवल ट्रिगर्ड हैं, जबकि फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो एज ट्रिगर्ड हैं। से लैचेस के लिए इन्होंने कह दिया ऑन मींस 1, ऑफ मींस 0। ठीक है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप का अगर ध्यान दें तो कह रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, तो इसका मतलब है ये ऑन होगी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली वर्टिकल लाइन पर। तो यहाँ पे देखें ऑन क्या लिखा हुआ है, ऑन के लिए लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि पॉजिटिव एज कहते हैं जो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जा रहा हो, यानी जो 0 से 1 की तरफ जा रहा हो। तो कह रहे हैं ऑन होगा सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 वाली लाइन पर, बाकी सब टाइम क्या होगा, ऑफ होगा। इसी तरह नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की अगर बात करें तो ये आपको पता नेगेटिव का मतलब है 1 से 0 आने वाला, तो ये सिर्फ ऑन होगा 1 से 0 वाले टाइम पर, और बाकी तीनों जगह पर क्या होगा, ऑफ होगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ, तो मेरी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ यहाँ पर ऑन होगी, और बाकी सारी जगह पर, बाकी सारी जगह कौन सी है उसको मैं थोड़ा सा ब्लू में हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी सारी जगह है ये वाली लाइन, बाकी सारी जगह में आ जाती है ये वाली लाइन, बाकी सारी जगह में आ जाती है ये वाली लाइन। क्योंकि क्लॉक में पूरा होने के लिए समझ ले 4 लाइंस इंक्लूडेड हैं, हाई वाली, लो वाली, राइजिंग और फॉलिंग। तो ये पूरी क्लॉक बन गई, और इसके बाद वही पैटर्न रिपीट हो रहा है अगर आप ध्यान दें तो। ये वही हॉरिजेंटल है, ये भी वही हॉरिजेंटल है, और ये वही आपका फॉलिंग है। ठीक है, राइजिंग की बात करें तो राइजिंग ये वाला होगा। तो हमेशा आपकी फ्लिप फ्लॉप जब जब राइजिंग एज आएगा वो ऑन हो जाएगी, यानी जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है, और जब जब ये ब्लू वाला एरिया होगा वो ऑफ रहेगी, यानी पूरी क्लॉक में से सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में वो ऑन हो रही है और बाकी सारा टाइम वो ऑफ रहती है अगर वो पॉजिटिव है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा तो अपोजिट हो जाएगा, फॉलिंग एज पे वो ऑन होगी और बाकी सब टाइम पे वो ऑफ रहेगी। ये बात समझ में आई है? जी क्लास, थोड़ा सा फीडबैक रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव एज पे ऑन वाली बात समझ में आई है? चलें, उम्मीद करता हूँ अभी नहीं आई है तो आ जाए एग्जाम तक। ठीक है, मेरे ख्याल से लैग है हमारे पास नेटवर्क में। तो दो टाइप के मेमोरी एलिमेंट्स हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लैच, और लैच में सबसे पहले लैच सिंपलेस्ट वो भी है वो कहलाती है SR लैच, और SR स्टैंड्स फॉर सेट एंड रीसेट लैच। ठीक है, सेट एंड रीसेट लैच।
अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ वर्ड्स में, आगे चल के इसके हम डायग्राम देखते हैं हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सबसे पहली बात तो उसकी ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट से मुराद ये है कि अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट क्यू है तो एक और आउटपुट इसके साथ होगा, वो होगा क्यू बार, यानी कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट। तो दो आउटपुट होते हैं, क्यू भी आ रहा होता है इस पर और उसका कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा होता है। क्यू मेरा चूंकि एक्चुअल आउटपुट है तो कहने जब क्यू हाई होगा तो इसका मतलब क्या है, हाई का मतलब 1, तो मैं कहूंगा लैच किस स्टेट में है, सेट स्टेट में। अभी हमने बात की थी ना पीछे, सेट का मतलब 1, यानी अगर मेरा क्यू जो कि मेरा आउटपुट है वो 1 आ रहा है या हाई आ रहा है तो इसका मतलब लैच मेरी सेट स्टेट में। और सिमिलरली अगर क्यू पर मेरे पास लो आ रहा है तो लो का मतलब क्या है, 0 आ रहा है, और 0 का मतलब है लैच इस वक्त कौन सी स्टेट में है, रीसेट स्टेट में। ठीक है, ध्यान रहे मेरा एक्चुअल आउटपुट क्यू है, क्यू बार जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो भी क्यू पे आएगा उसका अपोजिट आ रहा होगा। और अपोजिट क्यों आ रहा होगा भी थोड़ी देर में आपको जब आप डायग्राम देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी हो गई हमारी लैच की, कि अगर आपके क्यू पर हाई आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्लिप फ्लॉप आपकी जो है सेट स्टेट में, और अगर क्यू पर लो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्लिप फ्लॉप आपकी रीसेट स्टेट में। ठीक है, फर्दर ये बताया जा रहा है कि दो टाइप के एसआर लैच हो सकती हैं, एक्टिव हाई टाइप की भी हो सकती हैं और एक्टिव लो टाइप की भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि वो नॉर गेट से बनाई गई है या वो नैंड गेट से बनाई गई है। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा नॉर गेट और नैंड गेट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें यूनिवर्सैलिटी की बात की गई थी। तो यहाँ पे भी वही वाला ये चीज है कि हम नॉर से बना सकते हैं तो हम उसको नैंड से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक्टिव हाई की पहले बात कर लेते हैं। एक्टिव हाई बिल्कुल वैसी ऑपरेट करेगी जैसे हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर एक्टिव हाई है और उसमें रीसेट पर हाई है, प्रोवाइडेड दैट सेट पर लो हो, तो आप देख लें फैसला हो गया है कि जिस पे 1 आ रहा है वो वाली चीज होनी चाहिए। आर पर हाई है, एस पर लो है, तो इसका मतलब है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रीसेट करना चाह रहा हूँ। जिस पे भी हाई आएगा वो जीत जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए अगर एस पर हाई है, प्रोवाइडेड दैट आर पर लो होना चाहिए, यानी अपोजिट लॉजिक हो, दोनों को मैं ऑन या दोनों को ऑफ की भी बात नहीं कर रहा। तो अगर इनमें डिफरेंट वैल्यूज हैं तो जिस पे हाई आ रहा होगा वो वाली स्टेट आ जाएगी। ठीक है, सेट पर हाई था तो हाई आ गया, रीसेट पे हाई होता तो रीसेट आ जाता। मैं थोड़ा सा इसको एम्फेसाइज करने के लिए इसको हटा देता हूँ। चूंकि रीसेट पे हाई है तो रीसेट स्टेट हो गई, सेट पे हाई है तो सेट स्टेट हो गई, लेकिन मैंने अभी दोनों पे हाई है दोनों पे लो की बात नहीं की। अगर मैं बोथ को लो कर देता हूं तो क्या होगा, यानी बोथ इनपुट्स लो, इट मींस ना मैं रीसेट करना चाह रहा हूं ना मैं सेट करना चाह रहा हूं। ये मतलब हुआ ना, क्योंकि ना रीसेट पे हाई है ना आर पे हाई है ना सेट पे हाई है, तो इसका मतलब है ना मैं रीसेट करना चाहता हूँ ना मैं सेट करना चाहता हूँ। तो आपके ख्याल में ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू रिटेन रहेगी, नो चेंज, या जिसे हम मेमोराइज कह रहे थे। क्योंकि ना मैं रीसेट करना चाहता हूँ ना सेट करना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर सेम रहेगा, यानी जो प्रीवियसली इसका आउटपुट था वही अगला भी होगा, या प्रेजेंट पे जो था वही नेक्स्ट पर भी होगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस ऑब्वियस हो गए। लेकिन अगर मैं, मुझे कोई रोक तो नहीं रहा, मैंने दोनों इनपुट्स को हाई कर दिया तो क्या होगा। अगर मैंने दोनों इनपुट्स को हाई कर दिया तो इस केस में एक अजीब सी बात हो जाएगी, वो क्या है कि क्यू और क्यू बार दोनों पे लो आ जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा इनवैलिड कहलाएगा, क्योंकि क्यू और क्यू बार जैसे कि नाम ही बता रहा है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो दोनों पे सेम वैल्यू कभी भी नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो यहाँ पे वॉयलेशन हो रही है आपके बूलियन अलजेब्रा की, एक तरीके से कि क्यू अगर 1 है तो क्यू बार 0 होना चाहिए, अगर क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों ही लो हो जाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों लो हो रहे हैं तो इस स्टेट को मैंने एक नाम दे दिया, एग्जिस्ट करती है लेकिन ये फिलहाल इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब ये है कि वॉयलेट कर रही है मेरे सिंपल बूलियन अलजेब्रा को, बार और नॉन बार यानी कॉम्प्लीमेंटेड एंड नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म का वैल्यू सेम, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा लैच में हमने केसेस देखे, चार पॉसिबल केस हो सकते थे ना, यानी 0 0 आ जाए, 1 0 आ जाए, 0 1 आ जाए, 1 1 आ जाए, दो इनपुट्स हैं, चार पॉसिबल हो सकते हैं। तो तीन तो सही है इसमें, लेकिन चौथा वाला इनवैलिड है, चौथा वाला इनवैलिड है। ठीक है, तो ये थी एसआर लैच लेकिन एक्टिव हाई टाइप।
एक्टिव हाई नाम ही बता रही है, इसमें 1 का मतलब ऑन है और 0 का मतलब ऑफ है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक्टिव लो की, तो एक्टिव लो का मतलब ये है 0 का मतलब ऑन है, 1 का मतलब ऑफ है, यानी इसमें 0 जिसके पास आएगा वो वाली स्टेट आ जाएगी। अब अगर देखें इसमें कह रहे हैं आर पर 0 है या आर पे लो है, तो रीसेट स्टेट आ गई, क्योंकि इसमें ऑन का मतलब 0 है, 0 का मतलब ऑन है। एस पे लो आ गया तो ये सेट स्टेट में चली जाएगी। सही है। बोथ इनपुट अगर इस पे हाई करेंगे तो नो चेंज आएगा, जबकि ऊपर वाले केस में बोथ इनपुट लो पे नो चेंज था। क्यों? क्योंकि हाई का मतलब इधर ये है कि ना मैं रीसेट करना चाह रहा हूँ ना मैं सेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रीसेट करना चाहता तो मुझे 0 देना पड़ता, मैं सेट करना चाहता तब भी मुझे 0 देना पड़ता। लेकिन अगर ना मैं रीसेट करना चाहूँ ना सेट करना चाहूँ, तो इसका मतलब दोनों पे मुझे 1 1 प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, आयशा थोड़ा सा वेट करें, ये बात अभी ना मैं आगे डायग्राम में समझाता हूँ कि क्यों कह रहा हूँ कि नहीं आ सकते। आएंगे, ठीक है, दोनों लो आएंगे या दोनों हाई आए, लेकिन इट डज इट मेक सेंस अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दूं कि, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू या दो इक्वल लगा रहा हूँ x बार, क्या ये थ्योरम वैलिड है जो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा? x कुछ भी हो सकता है आपको पता है, लेकिन क्या ये ट्रू है? x इक्वल्स टू x बार, आप खुद बताइए। नहीं है ना? तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि x की जगह पे वर्ड यूज हो रहा है, यानी मैं अगर इसको वर्ड्स में लिख दूं तो 1 इक्वल्स टू 1 का बार, ठीक है। यानी ये एक्चुअली क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बस फर्क है, x के बजाय लिखा हुआ है q इक्वल्स टू q का बार, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि कह रहे हैं Q और Q बार दोनों की वैल्यू लो हो जाएगी, दोनों की वैल्यू लो का मतलब है कह रहे हैं इसका भी रिजल्ट 0 आ रहा है और इसका रिजल्ट भी 0। क्या Q और Q बार का रिजल्ट 0 हो सकता है? नहीं। Q का अगर 0 है तो Q बार का 1 होगा लाजमी, क्योंकि ये हमारा थ्योरम जो है होल्ड करता है कि Q बार इज ऑलवेज 1, यानी 0 का बार होगा इधर, ठीक है, तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि ये इनवैलिड स्टेट होगी, आएगी, यानी एक हमारे सर्किट में फ्लॉ है, ठीक है। आगे चल के हम इस फ्लॉ को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस सर्किट में ये फ्लॉ एग्जिस्ट करेगा और आप देखेंगे ऐसा है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक इनवैलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है। एक्टिव हाई टाइप में वो कौन से वाला है कि बोथ इनपुट पे मेरे पास क्या आ जाए, बोथ इनपुट पे हाई आ जाए। और एक्टिव लो में वो कौन सी कंडीशन है, बोथ इनपुट पे लो आ जाए। तो इस केस में देखो क्यू और क्यू बार दोनों हाई हो जाएंगे। वही वाली बात, क्यू और क्यू बार दोनों हाई नहीं हो सकते, क्यू अगर हाई है तो क्यू बार को लो होना चाहिए, और क्यू अगर लो है तो क्यू बार को हाई होना चाहिए। दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इट इज थेरेटिकली और एक्चुअली भी हमने देखा है इनवैलिड है, ठीक है। तो ये दोनों इनवैलिड हैं, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है एसआर लैच का, एन इनवैलिड कंडीशन एग्जिस्ट एंड मस्ट बी अवॉइडेड। फिलहाल तो हम इस कंडीशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जब तक कि इसका सोल्यूशन नहीं आ जाता। अभी तो हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जब तक इसका सोल्यूशन नहीं आ जाता, ठीक है। बात समझ में आई? इसमें एक मसला है, वो है इनवैलिड कंडीशन, और हमें जितना हो सके उस कंडीशन को अवॉइड करना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, लेकिन अभी उसको हम आगे चल के रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप के आया ये सर्किट वैसा ही है जैसे हम बात कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक टेबल फॉर एक्टिव हाई इनपुट एसआर, यहाँ पे अच्छा टेबल बना दिया मैंने पहले ही वैसे ही। यहाँ पे अगर देखें कह रहे हैं, वही मैंने समराइज कर दिया टेबल के फॉर्म में। कह रहे हैं कि एक्टिव हाई है ना, देखें हाई का मतलब क्या था कि इस पे हाई आएगा तो होगा, कह रहे हैं एस पे हाई है, ठीक है, तो रीसेट पे 0 है उसके साथ। तो यहाँ पे क्या है, लैच पे सेट आ जाएगा। अच्छा ये दो आउटपुट्स हैं, ये दोनों आउटपुट्स हैं इसकी, क्यू और क्यू बार। तो सेट पे 1 आ जाएगा तो डेफिनेटली क्यू बार पे क्या आ रहा होगा, उसका अपोजिट। अगर मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिया कि सेट पे 0 है लेकिन रीसेट पे 1 है, यानी मैं चाहता हूं कि क्यू पर क्या आ जाए,
रीसेट हो जाए यानी 0 आ जाए। और अब आप देखें क्यू पर 0 है तो क्यू बार पर 1 है। ठीक है, और अगर मैं दोनों ही नहीं करूं यानी ना सेट करूं ना रीसेट करूं तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब है जो भी वैल्यू होगी वही रहेगी। अगर पहले 0 स्टोर था तो 0 ही रहेगा, 1 था तो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने ये 1 और 1 अप्लाई कर दिया तो इस केस में आप देखेंगे आउटपुट ये भी 0 आ गया क्यू, और क्यू बार भी 0 आ रहा है, जबकि ये ऐसा हो नहीं सकता। आप ऊपर देख सकते हैं दोनों केसेस में क्यू और क्यू बार एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दोनों सेम आ गए, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनवैलिड कंडीशन। ठीक है, और अगर एक्टिव लो वाले की टेबल की बात करें तो इसमें 0 का मतलब ऑन होता है। तो इसमें आप ध्यान दें, अगर मैंने 0 सेट पे रखा है तो ये सेट हो जाएगी, यानी इसमें क्यू पर 1 आ जाएगा। अगर मैंने 0 रीसेट पे रखा है तो रीसेट हो जाएगी, यानी क्यू पर 0 आ जाएगा। और ना मैं सेट करना चाह रहा हूँ ना मैं रीसेट करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने दोनों को 1 1 कर दिया, क्योंकि रीसेट और सेट करना होता है तो मुझे 0 सप्लाई करना था चूंकि ये एक्टिव लो है। तो इस केस में क्या हो गया, नो चेंज, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अगर दोनों पे 0 0 अप्लाई कर दिया, यानी एक साथ मैं कह रहा हूँ सेट भी हो जाओ रीसेट भी हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस केस में इस पे क्या आ जाते हैं, दोनों पे 1 1 आ जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया क्यू और क्यू बार अपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट्स हैं, तो एक जैसी वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आ रही है तो इसको हम इनवैलिड कहेंगे। ठीक है, और इसे अवॉइड करने की हम कोशिश करेंगे। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम्स हैं, दोनों की ब्लॉक डायग्राम पे अगर आप ध्यान दें तो एक ही जैसी हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि आपको यहाँ पे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये बबल्स इसलिए दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये वाले आउटपुट इन्वर्टेड हैं या इस पे 0 आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इनपुट पे बबल्स हैं, इट मींस ये एक्टिव लो इनपुट है, यानी कि इस पे 0 देंगे तो ये इनेबल होगा या ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्टिव हाई है, और इस पर आप 1 देंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक, और अगर आउटपुट पे ध्यान दें तो देखें क्यू और क्यू बार, इसीलिए कहा जा रहा था इसको कि यहाँ पे जो भी क्यू पे आएगा इसकी इन्वर्टेड टर्म यहाँ पर आ रही होगी। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी है कि क्यू पर जो आएगा उसकी इन्वर्टेड टर्म यहाँ पर आ रही होगी। तो एक्टिव हाई और एक्टिव लो लैच पहचानने का तरीका यही है कि आप उसके इनपुट को ध्यान देंगे। अगर इनपुट पर बबल है या इन्वर्टेड साइन लगा हुआ है तो वो एक्टिव लो टाइप है ऐसा लैच, वरना वो एक्टिव हाई टाइप। ठीक, तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम इसको देखते हैं कि क्या कि कैसे ऑपरेट करती है। तो एक्टिव हाई टाइप ऐसा लैच अगर बनानी हो तो वो इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, कैसे बनाई जाती है कि आप दो नॉर गेट लेते हैं और उनको इस फैशन में कनेक्ट कर देते हैं, इस फैशन। ठीक है, दो नॉर गेट को आप इस फैशन में कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर इनपुट और आउटपुट की तरफ से देखा जाए तो इनपुट पे सिर्फ एस आर दिखाई दे रहे हैं और आउटपुट पे क्यू एंड क्यू बार दिखाई दे रहे हैं। ठीक, कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है कि एक इनपुट अगर आप ध्यान दें तो एक इनपुट, एक जो आपका एक्स नॉर गेट है, सॉरी एक नॉर गेट है, उस पर डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाली लाइन, और एस दूसरे वाले पर डायरेक्टली कनेक्टेड। जबकि दूसरा इनपुट जो है वो आप अगर ध्यान दें तो फीडबैक होकर आ रहा है आउटपुट की तरफ से, यानी आउटपुट ऑफ दिस नॉर गेट विल बिकम इनपुट ऑफ दिस नॉर गेट, और सिमिलरली इस वाले का आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा। इस फैशन में ये कनेक्ट हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको इस फैशन में कनेक्ट कर देता हूं तो मुझे अब देखना है कि मेरे आउटपुट्स क्या आएंगे, यानी क्यू और क्यू बार पर क्या आ रहा होगा। सही है, तो एस आर, इसमें ध्यान दिया जाए तो अगर आप देखें आर के सामने मौजूद है क्यू। ठीक है, जबकि इसमें एस बार के सामने मौजूद है क्यू। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा होगा अगर हम इसको अप्लाई करेंगे इस वाली लाइन पे। अगर हम क्या कहते हैं कि 0 देंगे तो सेट हो जाएगी, यानी क्यू पर इस पे 1 आ रहा होगा। तो इस वजह से इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज है, इसमें भी ध्यान रखिएगा। एक्टिव हाई में आर के सामने क्यू आता है, जबकि एक्टिव लो में एस बार के सामने क्यू आता है। ऐसा क्यों होता है, जब हम इसके टेबल फिल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाए। फिलहाल मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और इसको हम स्टेप बाय स्टेप ट्राई करते हैं। से मैंने इस पे
0 1 अप्लाई किया, 0 और 1 अप्लाई किया है। अभी जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता कि इस लाइन पे तो चलो मैं कह सकता हूँ 0 आ रहा है, इस वाली लाइन पे मैं कह सकता हूँ 1 आ रहा है, ठीक है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इस लाइन पे क्या आ रहा है। क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, मुझे नहीं पता इस लाइन पे क्या आ रहा है, ये भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क। तो जब इस लाइन पे मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि नॉर गेट क्या प्रोड्यूस करेगा आउटपुट। टेबल तो मुझे पता है नॉर गेट का कि क्या आना चाहिए, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो जब मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि से इधर एक्स आ रहा है, से इधर एक्स आ रहा है। अब एक्स में वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, डजेंट मैटर, मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। अगर मैंने क्यू पर एक्स एज्यूम करा है तो क्यू बार पे डेफिनेटली क्या आ रहा होगा, एक्स का बार आ रहा होगा। ठीक है, मैंने एजम्पशन ली कि इधर एक्स आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी कि ये क्यू है तो ये क्यू बार होगा, तो इधर एक्स है तो इधर एक्स बार होगा। यानी अब मुझे पता लग गया है कि इस वाली लाइन पे क्या आ रहा है, यहाँ ऊपर वाली लाइन पे आ रहा है मेरे पास एक्स बार। यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्स बार आ रहा है क्योंकि यही फीडबैक होकर वापस आ रही है ना वायर, और इधर क्या आ रहा है एक्स। अब बात करते हैं नॉर के टेबल की। नॉर के टेबल की बात करें तो नॉर का टेबल इज एक्जैक्टली इक्वल टू और का टेबल, बस जो भी और में आ रहा है मैं उसे अपोजिट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर और के टेबल में या और के गेट की बात की जाए, और के इनपुट पे एक लाइन पे भी 1 आ जाए तो क्या होता है। यानी मैं आपसे ये वाला एल्गोरिथम पूछ रहा हूँ, 1 + x, 1 + x इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू क्या होता है, ये वाला थ्योरम बताएंगे आप मुझे, इसका रिजल्ट क्या आता है। जी क्लास, 1 + x इज इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, सही, इसका आंसर है 1। तो 1 + x इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 1। और अगर मैं बात करूं 0 + x इज इक्विवेलेंट टू क्या आता है, 0 + x का आंसर x ही आ जाता है। यानी 0 + x का आंसर अगर x है तो अगर मैं x बार कर दूं तो इधर भी x बार ही हो जाएगा, राइट। यानी जो भी अदर एंड पर है वो आ जाएगा। 0 + x का रिजल्ट x आता है हमेशा। तो अगर x की वजह x बार है तो x बार आ जाएगा। इट मींस इस वाले का गेट अगर और गेट है तो इसका रिजल्ट आ रहा है 1, राइट, 1 आ रहा है, और इसका रिजल्ट आ रहा है x बार। लेकिन चूंकि यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, बबल, बबल लगा होने की वजह से इन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या पहुंचेगा, x पहुंचेगा। और यहाँ बबल लगा होने की वजह से क्या पहुंचेगा, 1 के बजाय 0 पहुंचेगा, राइट। तो इस जगह पे क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो इट मीन्स अब यहाँ पे मुझे x बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से x बार को इरेज कर देता हूँ और इधर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 0। तो अगर इधर 0 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, मुझे इधर भी क्या लिख देना चाहिए, 0 ही लिख देना चाहिए। इधर प्रीवियसली भी x था, अभी भी x है, तो इसको x ही रहने देते हैं। ठीक है, इसे x ही रहने देते हैं। लेकिन अब अगर ध्यान दें तो ये वाले गेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 + x करूंगा 1 आएगा और फिर वो इन्वर्ट होकर 0 ही रहने वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं, ऊपर वाले पे देखते हैं। ऊपर वाले और गेट पे आ रहा है, यानी मेरे पास अब इक्वेशन आ रही है 0 + 0। इसका रिजल्ट बताएंगे क्या आता है, 0 + 0 का रिजल्ट क्या आएगा। और गेट में अगर दोनों इनपुट 0 हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा, 0। ठीक है, समझ गए बात। यानी 0 + 0 इज 0। लेकिन यहाँ पे चूंकि इन्वर्टर लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीवियसली यहाँ पे x था लेकिन अब x नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्वर्ट होने की वजह से आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ 1 आ गया है तो ये 1 कहाँ जा रहा है, इस जगह पर जा रहा है, तो यहाँ पे भी x नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिख दूंगा। अब देखें तो पूरे सर्किट में रिजॉल्व हो चुका है, x जो मैंने इनिशियली एज्यूम किया था वो हट चुका है और सब जगह 1 0 1 0 आ चुके हैं। तो अब अगर इधर 0 0 का रिजल्ट तो मुझे पता है वही रहने वाला है। अब 1 और 1 का रिजल्ट क्या होगा, यानी अगर मैं और गेट में चेक करूं 1 + 1, तो 1 + 1 का रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट कोई बताएगा मुझे, इसका रिजल्ट आता है 1।
तो इसका रिजल्ट ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, और 1 इन्वर्ट करूंगा 0, तो इधर 0 इधर 1, यानी अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे सर्किट में सब कुछ कांस्टेंट हो चुका है, स्टडी हो चुका है। इधर हर बार 1 आ रहा है तो इधर हर बार 0 आएगा, इधर हर बार 0 आ रहा है तो इस वजह से 1 आएगा। तो अब मेरा आउटपुट जो है वो स्टेबल हो चुका है, अब वो चेंज नहीं हो रहा, यानी बीच में उसने कुछ जंप्स की, कभी एक्स हो रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी एक्स बार हो रहा है, लेकिन अब जाके वो स्टेबल हो चुका है किस पर, 1 0 पर, और अब इसका रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। अब इसका रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, समझिए बात। अब इसका रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने आर पर 0 अप्लाई किया था और एस पर 1 अप्लाई किया था, तो इसका रिजल्ट फाइनली क्या आया कि क्यू पर 1 आ चुका है और क्यू बार पर 0 आ चुका है। तो दैट्स वाई मैंने टेबल में ये वाली रॉ फिल कर दी कि अगर मैं 1 0 अप्लाई करूंगा तो मेरा आउटपुट ये आएगा जो कि है 1 0। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मैंने एस पर 1 अप्लाई किया विथ आर 0, तो मेरे पास क्यू पर 1 आएगा, यानी फ्लिप फ्लॉप मेरी सेट स्टेट में चली जाएगी और डेफिनेटली क्यू बार जो है वो 0 आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? जी क्लास, ये बात समझ में आई कि 1 0 कैसे आया क्यू और क्यू बार पर? थोड़ा सा फीडबैक दे दें क्योंकि फिर ना आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसको लेके ही फिल होंगी। ठीक है, चलें, अच्छी बात है कि क्लियर, मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान रहे कि मेरी फ्लिप फ्लॉप में क्या आया हुआ है ऑलरेडी, मेरी सॉरी लैच में क्या आया हुआ है, यहाँ पे 1 आया हुआ है, यानी इधर 1 मौजूद है और यहाँ 0 आया हुआ है, इट मीन यहाँ पे 0 मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 मैंने एज्यूम कर लिए क्योंकि मेरे पास आ चुके थे, तो कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, मैंने 1 0 एज्यूम कर लिया एक्स के बजाय। और मैंने कहा कि अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन 0 0 का। ठीक है, कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर रहा हूँ 0 0 वाला। जी बेटा, हो सकता है इंटरनेट के इश्यूज हों, क्योंकि इंटरनेट आजकल सब जगह पे थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। मानसून की वजह से जो बारिशें हुई हैं, थोड़े इंटरनेट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में होपफुली लैग्स नहीं होंगे। तो 0 0 अप्लाई किया, 0 0 का मतलब है यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पे तो मैंने एज्यूम कर लिया था ऑलरेडी 1 आ रहा है, और यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया था ऑलरेडी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 0 करूंगा तो फिर से वही बात, और गेट क्या प्रोड्यूस करेगा, 0, और इन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा 1, और यही 1 यहाँ जा रहा है तो कोई चेंज नहीं आया है। इसको चेक करता हूँ, 1 0, 1 0 पे और गेट देता है 1, इन्वर्ट होने की वजह से हो जाएगा 0, और 0 यहाँ पे जा रहा है। तो यानी अगर मैं 0 0 का कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट पे जो मैंने इनिशियली एज्यूम करा था अभी भी वही आ रहा है, 1 0 था, अभी भी 1 0 ही है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने स्टिल 1 0 लिख दिया। क्यों लिख दिया? कि प्रीवियसली भी 1 0 था तो अभी भी 1 0 ही है, यानी 0 0 पे जो मैंने बताया था ना, नो चेंज या मेमोराइज वाली स्टेट रिटेन रही वैल्यू। आपने देखा जो मैंने रखा था वही घूमकर साइकिल के बाद आ गया, जो मैंने इनिशियली सेट किया था वही फाइनली भी आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कौन सी स्टेट है, मेमोराइज या रिटेन वाली स्टेट है। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि 0 0 वाला जो है ये वाला केस, 0 0 जब मैंने कंसिडर किया तो उस केस में मेरा आउटपुट रिटेन रहा, प्रीवियसली भी वो 1 0 था और अभी भी वो 1 0 ही है, तो ये रहा रिटेन। आप देख सकते हैं चेंज नहीं हुआ, 1 0 था 1 0 ही है। 0 1 रखता तो 0 1 रहता, 0 0 रखता तो 0 0 0 तो खैर इनवैलिड हो जाता, वो नहीं रख सकता था, 1 0 या 0 1 रखना पड़ता। ये बात समझ में आई, नो चेंज किस तरह रहा, क्योंकि प्रीवियसली मैंने एज्यूम किया था 1 0 और नेक्स्ट टाइम भी मेरे पास आया 1 0 आफ्टर अप्लाइंग 0 0 एट इनपुट, तो ये सेम रहा। ये क्लियर हुई बात 0 0 इनपुट वाली? ठीक है, अच्छा अब तीसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन, अच्छा ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी अप्लाई हुआ था इधर। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने अब इस पर अप्लाई कर दिया 1 0 0 1,
10 तो इनिशियली किया था, 01 अप्लाई किया। 01 का मतलब है कि मैंने ये वाला केस अप्लाई कर दिया, ये वाला केस अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि मेरा आउटपुट स्टिल क्या है, 10 ही है। आउटपुट मेरा क्या है, स्टिल 10 है। 10 का मतलब है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 0। ठीक है, यही वाला आउटपुट मैंने एज्यूम कर लिया। अब मुझे देखना है कि मेरा नेक्स्ट आउटपुट क्या आता है। तो ये 1 यहाँ होने की वजह से यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ होने की वजह से यहाँ आ गया। और इनपुट पे अब ध्यान रहे, मैं ये वाले कॉम्बिनेशन तो पुराने क्या अप्लाई कर रहा हूँ, 1 0, यानी सेट पर 0 आ रहा है तो इस जगह पर आ गया 0, और रीसेट पे 1 आ रहा है। ठीक है, अब फिर से वही बात है, मुझे और गेट का टेबल देखना है। 1 0 हो या 0 1, दोनों के केस में क्या प्रोड्यूस होगा, इधर भी 1। ठीक है, और इधर क्या प्रोड्यूस होगा, इधर भी 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। सही है ये बात। तो 1 1 प्रोड्यूस होने का मतलब है कि ये 1 इन्वर्ट होकर क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। और यहाँ पे 1 इन्वर्ट होकर ऑलरेडी 0 ही है, यहाँ पे तो 0 है, 0 ही आ रहा है दोबारा से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 0 की वजह से मेरा ये वाला 1 चेंज होकर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी 0 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 0 दिखाई दे रहा है। आप कह रहे होंगे सर ये तो इनवैलिड स्टेट आ गई। नहीं, अभी हम इसको इनवैलिड नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे आउटपुट स्टेबल नहीं हुए हैं, अभी मेरा प्रोसेस जारी है। तो अभी मैं, जब तक ये फिक्स ना हो जाए ना, तब तक मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा एज फाइनल आउटपुट। अभी तो सिलसिला चल रहा है, तो इस 0 की वजह से यहाँ 0 हुआ, दोनों 0 हो गए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो और गेट ने प्रोड्यूस किया 0। और फिर 0 की वजह से ये हो गया यहाँ पे चेंज होकर 1, यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ पे भी चेंज होकर हो गया 1। और 1 और 1 पे इसने प्रोड्यूस किया 1, तो 0। तब आप देख रहे हैं अब चेंज नहीं हो रहा, इधर 0 था 0 ही है, और इधर 1 था 1 ही है। अब ये चेंज नहीं होंगे, तो अब ये चेंज नहीं हो रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा फाइनल आउटपुट क्या हो गया इस केस में, क्यू पर आ गया है 0 और क्यू बार पर आ गया है 1। तो इस वक्त जो मेरी फ्लिप फ्लॉप है वो कौन सी स्टेट में आ गई है, रीसेट स्टेट में आ गई, क्योंकि क्यू पर 0 आ रहा है। इस वक्त मेरी फ्लिप फ्लॉप जो है रीसेट स्टेट में आ गई, क्योंकि क्यू पर 0 आ रहा है। और डेफिनेटली फिर क्यू बार पे क्या होगा, 1 होगा। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये बात समझ में आई कि इस पे 0 1 किस तरीके से आ गया, कि मैं प्रोसेस को कंटिन्यूसली करता रहूंगा जब तक कि वो वैल्यू स्टेबल ना हो जाए, फिक्स ना हो जाए, चेंज होना बंद ना हो, उसको मैं फाइनल आउटपुट कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर अब मैंने दोबारा से 0 0 का कॉम्बिनेशन अप्लाई किया और इसको कंसिडर कर लिया, यानी मेरा आउटपुट मैं कह रहा हूँ क्या आया हुआ है क्यू पर, मैं कह रहा हूँ क्यू पर आया हुआ है 0, क्योंकि मैं ये वाला आउटपुट को कंसिडर कर रहा हूँ, और इस पे आया हुआ है 1, और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्लैरिटी के लिए हटा रहा हूँ 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे घूम फिर कर आ रहा है 1, यहाँ पे घूम फिर कर आ रहा है 0, तो 0 0 ने प्रोड्यूस किया 0, इन्वर्ट होके हो गया 1 1 रहा यहाँ पर, और इसने 1 0 ने क्या प्रोड्यूस किया, 1 इन्वर्ट होकर हो गया 0। तो आप देखेंगे कि इसका इनपुट वही रहेगा, आउटपुट प्रीवियसली जो था इसका चेंज नहीं होगा, 0 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी देखें 0 1 ही लिया रहा है, और इसको कहा जाता है वही वाली बात, नो चेंज, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भी ध्यान दें, जब मैंने 0 0 अप्लाई किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर भी था। तो सिमिलरली जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया था वही यहाँ पर भी रहा, तो दोनों सेम ही रहे, यानी नो चेंज है। तो 0 0 का मतलब है नो चेंज। आखिरी केस ट्राई कर लेते हैं जिसे हमने कहा था इनवैलिड, ये केस मैटर करता है। यहाँ पे मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर से 0 1 आया हुआ है ना, तो मैं भी 0 1 ही एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है। क्लैरिटी के लिए इन्हें हटा देता हूँ, और अब कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ 1 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो ये 1 इधर आ रहा है, ये 0 इधर आ रहा है। 1 1 से 0 प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 0 इन्वर्ट होकर हो गया 1, तो ये चेंज होके बन गया मेरा 1। ये 1 0 से प्रोड्यूस हो रहा था 1,
लेकिन इन्वर्ट होके बन गया 0। तो ये 0 बन गया, तो यहाँ पे चला गया 0, और यहाँ पे जाहिर सी बात है चेंज हुआ था 0 से, तो ये चेंज होके हो गया 1। तो 1 0 से क्या हुआ रिजल्ट इधर, 1 0 से रिजल्ट हो गया 1, और 1 के बाद ये इन्वर्ट होके बन गया फिर से 0। और इस रिजल्ट को देखा जाए तो 1 1 की वजह से हो गया था 0, और ये इन्वर्ट होके बन गया 1, और ये सिलसिला फाइनली जाके यहाँ पे क्या कर देगा 1। ठीक है, और 1 और 1 इसको प्रोड्यूस करेगा 0, और फिर ये इवेंचुअली देखेंगे आप कि ये सेटल डाउन हो जाएंगे किस पे जाके, दोनों पे आ जाएंगे जीरोस। जब ये दोनों पे 0 प्रोड्यूस कर देगा तो यहाँ से ये बात पता लगेगी हमें कि भाई ये तो इनवैलिड हो गया है कुछ। इनवैलिड कैसे हो गया कि मैं वापस आता हूँ उस स्टेप पे कि हमने क्या किया था, इधर आ गया 0, तो इधर हो जाएगा मेरे पास दोबारा से 0। 0 1 पे ये 1 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और 1 का मतलब है ये हो जाएगा 0, और इधर भी अब देखें फिर से क्या हो गया दोबारा से 0। तो 1 0 इधर भी आ रहा है, 1 0 इधर भी आ रहा है, और 1 0 की वजह से ये भी हमेशा 0 प्रोड्यूस करता रहेगा, और ये भी हमेशा के लिए 0 ही प्रोड्यूस करता रहेगा, और अब इसकी वैल्यू फिक्स हो गई है, चेंज नहीं होगी। समझ रहे, एक लाइन पे 1 एक लाइन पे 0, इसके भी एक लाइन पे 1 एक लाइन पे 0, और इस वजह से इसके आउटपुट दोनों के फिक्स 0 ही आते रहेंगे। और 0 0 आने का मतलब ये है कि ये एक इनवैलिड स्टेट है, क्यू और क्यू बार पर इन्वर्टेड आनी चाहिए, सेम वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो ये है वो इनवैलिड स्टेट। ये थोड़ा टाइम लेगी आने में कि बार बार वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, लेकिन इवेंचुअली जिस चीज पे सेटल होंगी वो क्या है, 0 0। तो इवेंचुअली जो सेटल हुए हैं वो एक इनवैलिड वैल्यू पर सेटल हुए हैं, दैट्स वाई हम इस चीज को कहते हैं इनवैलिड स्टेट, और इससे हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, यानी हम एस आर फ्लिप फ्लॉप पर कभी भी 1 1 इनपुट अप्लाई ना करें, वरना मसला हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने सारे इनपुट्स अप्लाई करके आपको दिखाया, ये टेबल वेरीफाई हो रहा है। सिमिलरली यही टेबल आप नीचे वाले के लिए भी फिल कर सकते हैं। नीचे वाली और ऊपर वाली डायग्राम में आप फर्क देखें, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर गेट की बजाय नैंड गेट यूज किए गए। और एक चीज बस फर्क ये है कि जब आप इसको टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप देखेंगे जब आप यहाँ पर 1 अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे, एक्टिव लो है ना, और यहाँ पर 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने क्यू को यहाँ रख लिया, क्रॉस में नहीं रखा। ऊपर वाले में देखा जाए तो एस और क्यू क्रॉस में थे, जबकि इस वाले में देखा जाए तो एस और क्यू साथ में। और इसका रीजन सिर्फ यही है कि लैच जो है बिहेव ही ऐसा कर रही होगी कि हमारी मजबूरी है कि हमें कंसिस्टेंसी रखने के लिए एस को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक्टिव हाई में हम कहें कि सेट पर ये काम हो रहा है और एक्टिव लो में कहें रीसेट पे ये काम हो रहा है। ठीक है, तो एस सेट का मतलब 1 है, रीसेट का मतलब 0 है, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स के। हम चाहें तो इसी लैच को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन होगा, और इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम याद है आपको, नैंड गेट को अगर आप डिमॉर्गन अप्लाई कर देंगे तो नेगेटेड इनपुट और गेट बन जाएगा। तो आप दोनों तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले को मैं टेस्ट करके नहीं बता रहा, आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा लेक्चर हो गया एंड। तो अगर इस लेक्चर से कोई क्यूरी है तो काइंडली पूछ लीजिए, वरना फिर हम ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सिंस यू हैव नो क्यूरीज तो लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।